देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो बेसिक और फंडामेंटल एल्गोरिथम्स थे हमारे इन्फॉर्म्ड सर्च के में हमारा हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम, दूसरा बेस्ट फर्स्ट सर्च प्रॉब्लम और तीसरा ए स्टार एल्गोरिथम, ये तीन एल्गोरिथम हमने देखे थे। अब ये तीन ही इन्फॉर्म्ड आते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इसे अपन कहते हैं प्रॉब्लम रिडक्शन टेक्निक। प्रॉब्लम रिडक्शन टेक्निक मतलब अब हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा और शॉर्ट और मिनिमाइज हो और बेस्ट बने। तो प्रॉब्लम रिडक्शन टेक्निक के लिए जो एल्गोरिथम यूज किया जाता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड AO स्टार। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम है दैट एल्गोरिथम इज AO स्टार, जहाँ ए का मतलब होता है एंड और ओ का मतलब होता है और, तो इसीलिए इसको हम एंड और ग्राफ भी कहते हैं या एंड और सर्च जो आप बोलना चाहो। तो AO स्टार एग्जैक्टली क्या है? ए स्टार अलग चीज है। ए स्टार का मतलब क्या है? इन्फॉर्म्ड सर्च। AO स्टार इन्फॉर्म्ड सर्च नहीं है, रिडक्शन टेक्निक है कि किसी भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है और वो भी बेटर तरीके से सॉल्व प्रॉब्लम को और ज्यादा रिड्यूस करना है, उसके लिए AO स्टार यूज होता है। तो AO स्टार एल्गोरिथम, जहाँ AO का मतलब है एंड और सर्च एल्गोरिथम, इज ए सर्च मेथड यूज्ड इन AI फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद हायरार्किकल स्ट्रक्चर। मतलब ये ह्यूरिस्टिक नहीं है, यहाँ पे यहाँ हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज लेने वाले? हायरार्किकल मतलब ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ बनाने, ठीक है। और अनलाइक ए स्टार और अदर स्टैंडर्ड सर्च एल्गोरिथम दैट फोकस ऑन फाइंडिंग ए सिंगल पास प्रॉब्लम फ्रॉम स्टार्ट नोड टू गोल, ए स्टार इज डिजाइन्ड फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एंड और ग्राफ्स वेयर सॉल्यूशन आर कंपोज्ड ऑफ सब ग्राफ्स या सब गोल्स एंड अल्टरनेट पाथ्स। तो यहाँ पे जैसे आप ए स्टार की बात करते हो तो ए स्टार क्या बोलते हैं? बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है? बड़ा बेस्ट सॉल्यूशन एक ही निकाल के देगा, एक से ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे हम मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और उन मल्टीपल सॉल्यूशंस को निकालने के लिए यहाँ पे ग्राफ्स यूज किए जाते हैं। दो तरह के ग्राफ हम यहाँ यूज करते हैं, एक होता है एंड ग्राफ और एक होता है और ग्राफ। अब एंड और ग्राफ का मतलब क्या है? तो देखो, अगर आप यहाँ पे जो ग्राफ यूज करते हो, पहला आपका होता है एंड ग्राफ और दूसरा आपका होता है और ग्राफ। तो यहाँ पे एंड और ग्राफ का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले और ग्राफ को समझो। तो मान लीजिए मेरे पास एक नोड ए है, अब मैं यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो और ग्राफ क्या बोलता है? और ग्राफ आपको अल्टरनेटिव्स देते हैं। क्या देते हैं? अल्टरनेटिव्स। मतलब अब आप यहाँ हो तो आगे या तो आप बी पे जा सकते हो या सी पे जा सकते हो, पर किसी एक पे जा सकते हो। तो जब भी आपको लगे कि आप किसी भी नोड से आगे जाने के आपके पास मल्टीपल वेज हैं, मतलब अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, तो वहां अल्टरनेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? और ग्राफ्स का यूज लेते हैं। तो और ग्राफ का यूज क्या हुआ? अल्टरनेट्स को डिफाइन करना है। वैसे एंड ग्राफ क्या बोलते हैं? एंड ग्राफ ये बोलता है जैसे यही चीज मैं एंड ग्राफ में लिखता हूँ, एंड ग्राफ में इसको लिखने के लिए नोटेशन होते हैं, दिस इज द नोटेशन। अगर आप और ग्राफ बनाओगे तो और ग्राफ को तो सिंपल बना दो, इसका मतलब है आप इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो। बट अगर आप एंड ग्राफ का यूज कर रहे हो तो एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है इन दोनों को आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। मतलब कभी हम ये नहीं कहते कि ये भी करना पड़ेगा एंड ये भी करना पड़ेगा। तो अगर आप मल्टीपल चीजों को साथ में कर रहे हो तो आपको एंड यूज करना पड़ेगा। जैसे कोई भी अगर आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो, जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल समझा भी दूंगा, बट नॉर्मली यहाँ पे और का मतलब अल्टरनेटिव, एंड का मतलब क्या? रेस्ट्रिक्शन, कि अब आपको दोनों के दोनों साथ में करने पड़ेंगे और उसके लिए ये उसका नोटेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्राफ बनाया कुछ इस तरह से, मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया। तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि पहले हम ए पे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ए से या तो बी पे जा सकते हैं या ए से हम सी पे आ सकते हैं। और ग्राफ है ना ये तो और ग्राफ क्या बोलेगा कि या तो आप ए से बी की तरफ जा सकते हो या आप ए से सी की तरफ जा सकते हो। अब मान लो आप ए से बी की तरफ गए, तो ए से बी की तरफ गए तो अब आगे ए से बी तो है ही है, अब बी पे फिर और ग्राफ बना हुआ है। तो और ग्राफ बना हुआ है इसका मतलब ए से बी से आगे आप एफ पे भी जा सकते हो और ए से बी से आगे आप जी पे भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपको और मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर आप सी पे हो तो अगर आप यहाँ हो तो 100% अब आपके पास रास्ता क्या है
ACDE। अब आपको दोनों ही साथ में ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो एंड क्या बोलता है, इन दोनों को करना पड़ेगा। और क्या बोलता है, किसी भी एक को आप अपने सॉल्यूशन में कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला रास्ता लोगे तो कैसे बनेगा, ACDE। अगर आप ये वाला रास्ता लोगे तो ABF एक सॉल्यूशन बन गया। अगर आप ये नहीं लेते हो तो ABG। अब आप यहाँ पे जाओगे तो ABG और G के बाद में अब आपको HI करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ। मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरीके। अरे A स्टार एक ही बताता है, वो भी बेस्ट वाला। AO स्टार सारे बताएगा, वो ले लो जो तरीके। तो 1, 2 और 3 तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ AO स्टार। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारे पास में जब हम एंड और ग्राफ्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले नोड्स आएगी, तो रिप्रेजेंट स्टेट्स और सब प्रॉब्लम। जैसे ABCD ये क्या है, ये स्टेट है और ये आपका एजेस है, तो और एजेस कनेक्टेड इन नॉट टू वन ऑफ इट्स अल्टरनेटिव सक्सेसेस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे किसकी बात करते हो, अगर आप यहाँ पे और की बात करते हो तो और क्या बोलेगा कि अब आपको हम क्या दे रहे हैं, हम आपको अल्टरनेट्स दे रहे हैं। पर अगर आप एंड की बात करोगे तो एंड क्या बोलेगा भैया, एंड बोलेगा कनेक्टेड नोट टू ए सेट ऑफ सक्सेसेस दैट मस्ट ऑल बी सॉल्व टुगेदर। क्या बोल रहे हैं, दैट मस्ट बी सॉल्व टुगेदर। ठीक है, मतलब और में आप किसी एक को ले सकते हो, बट एंड में सबको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 2 ही है, हो सकता है 3 हो सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम में मैं ये भी तो कह सकता था, जैसे मान लीजिए मैंने यही प्रॉब्लम आपके सामने बनाया और इस प्रॉब्लम में ऐसा कोई नहीं 2 ही है, हो सकता है एक और आ जाए, यहाँ पे हो सकता है एक और आ जाए। हाँ, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो यही आपको लाइन बनाना पड़ेगा। तो एंड का मतलब क्या है, सबको लेना पड़ेगा, और का किसी भी एक के थ्रू आप मूव ऑन कर सकते हो। तो ये एक हायरार्किकल वे, AO स्टार प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जितने भी अप्रोच होते हैं उन सबको मेंशन करते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये एक सिंपल सा है आपके सामने छोटा सा एग्जांपल। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यू वांट टू बाई ए कार। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको कार खरीदनी है ना। तो अब आपको कार खरीदनी है तो आपको सबसे पहले क्या समझ में आता है कि या तो आप क्या कर लो, स्टील कार चुरा लो किसी से, या फिर बाय विद ऑन मनी एंड गेट ए कार। तो यानी यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये वाला ब्रांच और वाला ब्रांच है। तो या तो आपको कार लेना है तो खरीद लो, मतलब चोरी कर लो, या फिर खरीदनी है तो भैया पैसे कमाओ और फिर अपनी कार ले लो। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एंड वाला सॉल्यूशन है और ये और वाला। तो ये प्रॉब्लम कितने तरीके से सॉल्व हो सकती है, 2 तरीके से। एक में सिर्फ ये एक अल्टरनेटिव है, एक में इन दोनों को मिला के आपको काम करना पड़ेगा। तो जहाँ पे ये वाला सिंबल आता है वो एंड को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ पे सिंपल होते हैं वो और को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको आगे जितना आपके सामने कोई प्रॉब्लम है मान लीजिए तो उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। और वैसे भी आपका AI थ्योरी बेस्ड है तो ज़्यादा कोई मैथमेटिकल इवोल्यूशन ज़्यादा होना भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन, अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है जो आपने इस स्टार में किया था। तो यहाँ पे अगर आप A स्टार की तरह ही ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज लेना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। सो द एल्गोरिथम एम्प्लॉयज द ह्यूरिस्टिक फंक्शन सिमिलर टू A स्टार, कुछ भी नया नहीं है, वह वैसे ही होगा, टू एस्टिमेट द कोस्ट टू रीच द गोल फ्रॉम एनी गिवन नोड, एंड दिस फंक्शन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द मोस्ट प्रोमिसिंग पाथ टू एक्सप्लोर। यही काम होता है। अरे ह्यूरिस्टिक फंक्शन का मीनिंग क्या है, जो भी अवेलेबल सॉल्यूशन है उसमें सबसे बढ़िया कौन से, उसको निकालने के लिए हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज लेते हैं। और द ह्यूरिस्टिक फंक्शन HN एस्टिमेट द कोस्ट टू रीच द गोल फ्रॉम नोड n। और ये आपको पहले से पता है, कैसे लिखते हैं, HN के नोड से लेके सोर्स तक जो आपका गोल है वहां तक पहुंचने के लिए अब आपको जो भी वैल्यू यूज करनी है वो कौन देगा, आपका ह्यूरिस्टिक देगा। और ह्यूरिस्टिक हमेशा गिवन ही होता है, हम तो निकालते नहीं है ना, नहीं तो कैलकुलेशन है ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे सर्च प्रोसीजर की बात करते हो तो हमें समझ में आएगी कि अगर हम सर्च की बात करते हो तो सर्च बिगिन एज द इनिशियल नोड एंड एक्सप्लोर्स इट्स चाइल्ड नोड बेस्ड ऑन द टाइप एंड और। तो पहले से स्टार्ट करोगे, अब आगे कैसे मूव ऑन करोगे कि वहाँ पे एंड वाला ग्राफ है या और वाला ग्राफ है। और द कोस्ट एसोसिएटेड विद नोड्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो अगर और नोड्स है तो और नोड्स पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला और दूसरा 2 है, और उसमें जो मिनिमम उसको ले लो, और तो अल्टरनेट है ना। तो और क्या बोलेगा कि द एल्गोरिथम कंसीडर द लोवेस्ट कॉस्ट अमंग द चाइल्ड एंड द कॉस्ट फॉर और नोड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जैसे आपको कोई भी कॉस्ट कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो आप कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करोगे कि आपके पास में ये पहले नोड का कॉस्ट हो गया, जैसे इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे हो और आपके पास में इसकी कॉस्ट मान लीजिए C1 है और इसकी कॉस्ट मान लीजिए C2 है, और ये और वाला नोड है, तो आप क्या देखोगे इसमें से मिनिमम कौन है। बेस्ट निकालने के लिए तो मिनिमम ही जाना पड़ेगा ना, इसलिए आपको इसमें से मिनिमम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ कितने भी हो सकते हैं, जरूर थोड़ी 2 ही हो सकता है यहाँ पे एक और
हो सकता है यहाँ पे एक और हो। तो जितने भी आपके पास में यहाँ और अवेलेबल्स हैं उनमें जो मिनिमम है उसको लेके अपन आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। और यही अगर आपको एंड को लेना होता है तो एंड सिंपल से क्या बोलेगा, द एल्गोरिथम कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ ऑल चाइल्ड नोड्स एंड सेलेक्ट द मैक्सिमम कॉस्ट एज ऑल कंडीशंस मस्ट बी मेट एंड द कॉस्ट फॉर एंड नोड कैन बी एक्सप्रेस्ड। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम कहते हैं इसमें मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगी वहां यहाँ पे मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे भी वही है जो ए स्टार के अंदर था, क्या था आपका जो पाथ कॉस्ट है और प्लस जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन यानी एफ इक्वल टू जी प्लस एच जो भी आप लिखते हो। तो द टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ एनी नोड इज गिवन बाय, ये आपका फंक्शन है, ये आपका कॉस्ट है पाथ कॉस्ट और ये आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। तो ये तो सेम है, जैसे ए स्टार काम करता है वैसे ही है, बट ए स्टार एक ही सोल्यूशन देता है, यहाँ हम सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, बस ये इसका फायदा, ठीक है। और ये अब नेक्स्ट, ठीक है। तो ए स्टार तो सिंपल सही है, ए स्टार ए स्टार मतलब एंड और ग्राफ मतलब प्रॉब्लम रिडक्शन मतलब प्रॉब्लम को हम मल्टीपल वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास आता है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो टर्म यूज करते हैं वो है कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं और उस रूल्स की मदद से आपको क्या करना है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सुडोकू सॉल्व करना है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। या आपने क्रिप्टोग्राफिक पजल देखी है, कुछ हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक पजल्स होती है। क्रिप्टोग्राफिक पजल इज जस्ट लाइक दैट, 2 + 2 = 4। ये क्रिप्टोग्राफिक पजल है, मतलब यहाँ पे जो भी अल्फाबेट्स हैं हर एक अल्फाबेट को 0 से लेके 9 तक आपको डिजिट असाइन करना है, 0 से 9 तक, और जो जिसको मिला है वो रिपीट नहीं होगा। और अब आपको बताना है ओ का वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू क्या होगा। तो दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफिक पजल, जिसको सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल बेसिस, हिट एंड ट्रायल बेसिकली। तो इसे अपन कहते हैं कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। मतलब हमें एक प्रॉब्लम दे रखी होगी, उसकी कुछ सेट ऑफ रूल्स होगा, कुछ डोमेन्स होंगे, उनको फॉलो करते हुए हमें उसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है। पहले हम एक पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे, वो नहीं हुआ तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे, वो नहीं हुआ तो हम तीसरी पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, हिट एंड ट्रायल बेसिस अप्रोच। बट वो हिट और ट्रायल लगाना क्या है, वो क्राइटेरिया फिक्स होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैंने साफ साफ बोला है कि जो मैं अल्फाबेट्स असाइन करूंगा वो 0 से 9 ही करूंगा। तो आप 0 से 9 के अंदर ही आप इसको सॉल्व करोगे। तो कैसे सॉल्व होगा, तो हिट एंड ट्राई। क्या अब आपने ओ को एक वैल्यू दिया, फिर यहाँ आ रहा है, ठीक है, अब ये ओ जो है वही ओ यहाँ पे आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिपीटेड मोड में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम इज ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन एआई वेयर द गोल इज टू फाइंड ए सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई ए सेट ऑफ कंस्ट्रेंट। मतलब आपको रूल्स दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस दी गई होगी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे सुडोकू सॉल्व करते हो तो क्या कंडीशन होती है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कोई भी डिजिट एक बार आएगा, ना वो रो में रिपीट होगा, ना कॉलम में रिपीट होगा, ना बॉक्स में रिपीट होगा। वो कंडीशन होती है, तभी तो जाके आप सुडोकू सॉल्व कर पाओगे। तो आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट होने चाहिए, और उनसे बाहर जाके आप काम नहीं करते। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन। मतलब जो आपको रूल्स दे रखे बस आपको उन्हीं को ही सेटिस्फाई करना है, उसके बाहर कुछ नहीं सोचना, ठीक है। और CSPs are widely used in field like scheduling, planning, resource allocation and optimization basically, ठीक है। Sometimes a problem is not embedded in the long set of action sequences but required picking the best option from available choices. और a good general purpose problem solving technique is to list the constraint. अगर आप एक अच्छी प्रॉब्लम की बात करते हो तो क्या कहते हैं कि भैया सारे के सारे कंस्ट्रेंट हमें बताओ, ठीक है, भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो, जो भी है आपके, एंड देन पिक द चॉइस दैट सेटिस्फाई द मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया टेक्निक होता है। अब जब भी आप CSP को सॉल्व करोगे तो उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट आपका होता है वेरिएबल। अरे ऑब्वियसली जैसे अभी मैंने लिखा 2 + 2 = 4, तो टी अपने आप में एक वेरिएबल ही तो होगा। तो किसी ना किसी वेरिएबल्स में लेके कोई ना कोई इक्वेशंस या कोई ना कोई रूल्स बनाओगे, तो पहले तो वेरिएबल का होना जरूरी है। तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंटिटीज दैट नीड टू बी असाइंड वैल्यूज। 2 + 2 = 4 लिखा तो 2 एक क्या है, एक डिजिट है, वो है क्या, वो सॉल्व करके पता चलेगा आपको। तो वैसे ही पहले तो आपको वेरिएबल चाहिए जिसके टर्म्स में आप उसे एक्सप्रेस कर सको।
दूसरा आपके पास आता है डोमेन। डोमेन मतलब मैंने वैल्यू बताया ना कि 2 + 2 = 4 में अब वो वैल्यू आएगा टी का, वो मैंने बोल दिया 0 से 9 ही आएगा। ऐसा नहीं आप कुछ भी लो। तो डोमेन का मतलब उस वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, उससे बाहर जाके आपको नहीं सोचना होता। तो ईच वेरिएबल हैज अ डोमेन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इट कैन टेक। आपने कोई वेरिएबल x ले लिया, अब आपने बोल दिया कि x का वैल्यू 0 से 9 ही आएगा, तो ये क्या है, ये इसका डोमेन। ठीक है। और तीसरा फिर आपका कंस्ट्रेंट तो है ही, कोई ना कोई रूल्स आप फॉलो कर ही रहे हो। जैसे अब 2 + 2 = 4, तो दोनों को जोड़ के 4 आना चाहिए ना, वो 4 क्या, वो रूल है इसका। तो कंस्ट्रेंट डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स एंड द रेस्ट्रिक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी वेरिएबल दैट कैन टेक। तो जब भी आपको सीएसपी का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, उसमें 3 चीजें होती है, पहला वेरिएबल, दूसरा डोमेन, तीसरा कंस्ट्रेंट। इन तीनों को मिला के आप क्या करोगे, आप अपना सीएसपी का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स। अब CSP कैन बी गिवन एन इंक्रीमेंटल फॉर्मेशन एज ए स्टैंडर्ड सर्च प्रॉब्लम एज फॉलोज। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक इंक्रीमेंटल प्रॉब्लम है। इंक्रीमेंटल मतलब आप एक वैल्यू ट्राई करो, ठीक है, अगर वो सही है तो उसको आगे मूव ऑन करो। कभी कभार आपको लगेगा ये स्टार्टिंग में सही है, लेकिन आगे जाके फ्लॉप हो सकता है, तो वापस से आ जाओ। तो इसलिए आपको बार बार रिकर्सिवली और इटरेटिवली इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका इनिशियल स्टेट आएगा, तो द एमपीटी असाइनमेंट FG इन विच ऑल वेरिएबल्स आर अनअसाइन्ड। उसके बाद में आपका सक्सेसर फंक्शन होगा। तो ए वैल्यू कैन बी असाइन्ड टू एनी अनअसाइन्ड वेरिएबल प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद प्रीवियसली असाइन्ड वैल्यूज। आप वैल्यू उठा के दोगे ना, अब आप कोशिश ये करोगे कि वैल्यू उसको ऐसा दिया गया है जो किसी और को ना दी। अब मैंने यही प्रॉब्लम 2 + 2 = 4 लिखा है, तो मैंने क्या बोला है कि 2 को अगर आपने 1 दे दिया तो आप W को 1 नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड वैल्यू है। तो इसलिए यहाँ हर एक वेरिएबल का अपना एक यूनिक वैल्यू होता है और वो आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। गोल स्टेट है तो द करंट असाइनमेंट इज कंप्लीट। तो गोल कब मिलेगा, जब आपको जो भी बोला है सबको आपने कुछ ना कुछ असाइन कर दिया हो। और पाथ कॉस्ट है तो एक कांस्टेंट कॉस्ट फॉर एवरी स्टेप। तो जब जब आप कोई स्टेप कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए जो भी आपका कांस्टेंट कॉस्ट होगा उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पाथ कॉस्ट बोलते हैं। अब सीएसपी के लिए वैसे तो कई सारे एल्गोरिथम्स हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम आ ही गया। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है, जब तक आपको लग रहा है सोल्व हो रहा है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, जैसे ही लग रहा है यहाँ पे सोल्यूशन आना बंद हो गया, वापस से पीछे आ जाओ। अरे आपने एक वैल्यू असाइन की, आपको सही लगी, फिर आप आगे चले गए, फिर आपको सही लगी, जैसे ही उससे आगे गए आपको पता चले तो गलत होगी, हाँ तो पहले वाली स्टेप पे दोबारा आ जाओ, फिर वैल्यू बदल दो। वहां पे भी आपको लग रहा है गलती हो रहा है तो फिर वापस आ जाओ। तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग की मदद से ही सीएसपी सबसे ज्यादा सॉल्व होती है, सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड है। तो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम इज ए डीएफएस। ऑब्वियस बैक ट्रैकिंग किस पे काम करता है, डीएफएस पे, अपन पढ़ चुके हैं पहले, है ना। यूज टू सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशन इन सीएसपी, और इट ऑपरेट्स बाय असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स एंड बैकट्रैक इफ एनी असाइनमेंट वॉलेट्स ए कंस्टेंट। यही तो होगा। अगर आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि टी का वैल्यू 2 देना है आपको, अब बाद में आके आपको पता चला कि नहीं यार ये तो आगे जाके रूल वॉलेट कर रहा था, आप कहोगे नहीं 2 नहीं इसको 3 दे दे। फिर तो कब पता चला, आगे जाके ना, तब आगे गए आपको पता चला कि नहीं यहाँ कोई वैल्यू कोई रूल वॉलेट हो रहा है, तो पीछे चले जाओ, पीछे वाली वैल्यू को बदल दो, फिर गड़बड़ लग रहा तो और पीछे चले जाओ। तो एक तरह से क्या है, डीएफएस ही तो है सारा का सारा। ठीक है, और कैसे काम करता है, तो द एल्गोरिथम सेलेक्ट्स अ वेरिएबल। सबसे पहले क्या करोगे, एक वेरिएबल सेलेक्ट करो और उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दो, कर दी, और इट रिकर्सिवली असाइन वैल्यूज टू सब्सिक्वेंट वेरिएबल्स। अब उसके बाद जो जो वेरिएबल है सबको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते रहो। ठीक है, इफ ए कॉन्फ्लिक्ट अराइज, कहीं पे भी लगा कि नहीं एक ही वैल्यू 2 के पास चली गई, मतलब गड़बड़ हो गया, तो पीछे जाके उसे सही कर दो। तो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, देन द एल्गोरिथम बैकट्रैक, पीछे गया और टू द प्रीवियस वेरिएबल एंड ट्राइज टू डिफरेंट वैल्यू, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो। और द प्रोसेस कंटिन्यूज, कब तक चलता रहेगा, जब तक हर एक वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन नहीं हो जाती जो कि गिवन सेट ऑफ रूल्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल आइदर अ वैलिड सॉल्यूशन is found or all possibilities have been explored. Or this method is widely used due to its simplicity but can be inefficient for the large problems with many variables. अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइक चेस जैसी प्रॉब्लम को हम बैकट्रैकिंग से नहीं कर सकते। हर एक मूवमेंट्स के पीछे मिलियन ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, और एक मिलियन ऑफ मूवमेंट्स में एक चलेंगे तो फिर मिलियन ऑफ मूवमेंट चलने पड़ेंगे, तो मिलियन से कब बिलियन और ट्रिलियन पे पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। और इतनी सारी पॉसिबिलिटीज को ढूंढने में भी तो टाइम लगता है। इजी है बट लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरा आपका आता है फॉरवर्ड चेकिंग एल्गोरिथम। तो ये क्या बोलते हैं, द फॉरवर्ड चेकिंग एल्गोरिथम इज एन एनहांसमेंट ऑफ बैकट्रैकिंग दैट एम्स टू रिड्यूस द सर्च स्पेस बाय अप्लाइंग लोकल कंसिस्टेंसी चेक।
तो आप पहले से क्या करो, पहले आने से पहले उसी को ही चेक कर लो। मतलब बैक ट्रैकिंग क्या बोलता है, ए पे वैल्यू रखी, सही लगी आप बी पे चले गए, अब बी पे सही लगी आप सी पे चले गए, सी पे आपको पता चला वो गलत है, तब जाके वापस बी पे आके अपडेट करोगे, और फिर गलती हुआ तो फिर आके ए पे अपडेट करोगे। तो ये क्या बोलता है कि नहीं, आप आगे जाने से पहले यहीं ए पे ही चेक करके आगे जाओ, कहीं आगे जाना ही नहीं। तो हमने क्या किया, जो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आ रही थी उसको और थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया, इसीलिए इसे फॉरवर्ड चेकिंग बोलते हैं, कि आगे जाने से पहले भैया चेक कर। वो क्या बोल रहा है, वो अंधाधुंध बोल रहा है, ए पे बी पे गया वाला सही है, चलो चलो, बी से सी पे गया तब भी सही लगा, जैसे सी से आगे गया अब उसे गड़बड़ लगी, तब वो वापस आ रहा है। बट ये ऐसा नहीं करेगा, ये बोलेगा नहीं मैं आगे तभी जाऊंगा जब मुझे लगेगा सही है। तो बैक ट्रैकिंग का ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। और ये कैसे काम करेगा, फॉर ईच अनअसाइंड वेरिएबल द एल्गोरिथम कीप ट्रैक ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज, मतलब जिसको वैल्यू नहीं दी है उन सब पे अपन कॉम्बिनेशन लगा लगा के वहीं चेक कर लेंगे क्या क्या वैलिड हो सकता है, ठीक है। वंस ए वेरिएबल इज असाइंड ए वैल्यू, लोकल कंस्ट्रेंट्स आर अप्लाइड टू नेबरिंग वेरिएबल्स एंड एलिमिनेटिंग इनकंसिस्टेंट वैल्यूज फ्रॉम देयर डोमेन। तो जैसे आपको पता चल गया, फिर उसके नेबर्स को हम असाइन कर करके देखेंगे, मतलब पहले खुद को क्या मिलेगा, फिर उसके नेबर्स को क्या क्या मिलेगा, और जब वहां हम सेटिस्फाई होंगे तभी आगे जाएंगे, नहीं जाएंगे ही नहीं, ठीक है। और इफ ए नेबर हैज नो वैलिड वैल्यूज लेफ्ट आफ्टर फॉरवर्ड चेकिंग एंड द एल्गोरिथम बैकट्रैक्स, तो इसका मतलब अब उसके नेबर को भी सही वैल्यू नहीं मिला तो फिर से जाके आप बैक ट्रैक करो। तो क्या है, एक तो बैक ट्रैकिंग क्या, आप ए से बी पे गए, बी से सी पे गए और सी से डी पे यहां से वापस आ रहे हो, ये क्या बोल रहे हैं, आप ए से बी पे गए, यही सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लो। अब आगे जाने से पहले अगर आप इस पे कोई वैल्यू है ही नहीं तो यहीं से बैक ट्रैक कर दो, तो बैक ट्रैक है बट वो थोड़ी रेंज कम हो गया, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो दिस मेथड इज मोर इफिशिएंट देन प्योर बैक ट्रैकिंग बिकॉज इट प्रिवेंट्स सम कॉन्फ्लिक्ट बिफोर दे हैपन एंड रिड्यूसिंग अननेसेसरी कंप्यूटेशन, तो आपका टाइम बच जाता है इससे, ठीक है। तीसरा आपका आता है कंस्ट्रेंट प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, ये क्या बोलते हैं, तो इट further reduce the search space by enforcing local consistency across all variable। तो जो अभी हम फॉरवर्ड चेकिंग के अंदर कर रहे थे वही यहाँ पे करेंगे कि लोकल के अंदर जो सर्च है ना उसको ज्यादा फोकस्ड करो, ना कि आगे जाके आप काम करो, ठीक है। तो क्या करेगा, कंस्ट्रेंट्स आर प्रोपोगेटेड बिटवीन रिलेटेड वेरिएबल, तो जो भी वेरिएबल से पहले उन पे सारा का सारा आप रूल लगा के देख लो। इनकंसिस्टेंट वैल्यूज आर एलिमिनेटेड फ्रॉम वेरिएबल डोमेन्स बाय leveraging information gained from other variables। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपने x की कितनी वैल्यू दे सकते हो, तो आपने बोल दिया से 0 से 9 दे सकते हैं। अभी जैसे ही आगे गया तो इसको पता चला कि x को 3 भी नहीं दे सकते, 4 भी नहीं दे सकते, तो ये वापस जाएगा और ये क्या बोलेगा कि इसके डोमेन में से 3-4 हटा दो ताकि कभी x को दोबारा देगी ना। तो एक तो क्या हो रहा है, वैल्यू दे रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं, दे रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं, हर बार वो डोमेन फिक्स था। अब ये क्या बोल रहे हैं, बोलो नहीं, जब भी आपको लगे किसी भी वेरिएबल के साथ में ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है या ये वेरिएबल का ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो आप उसके डोमेन से ही हटा दो ना। तो फायदा क्या होगा, डोमेन छोटा होता रहेगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा उस डोमेन के पास में एक ही पॉसिबल वैल्यू बचेगी, हाँ तो वो ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेटर है। इसलिए लोकल पे ये डोमेन को रिड्यूस करने पे फोकस करता है। और these algorithms refine the search space by making inferences, removing values that would lead to conflicts। तो डोमेन के अंदर जो जो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट कर रही है चीजों को उसको आप हटा दो, ठीक है। तो 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, 3 तरीके से क्या कर सकते हो, हाँ, आप कंस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम यानी एक तरह से बैक ट्रैकिंग कर सकते हो। एक प्योर बैक ट्रैकिंग है, एक आपका फॉरवर्ड चेकिंग वाला बैक ट्रैकिंग है, और एक डोमेन को रिड्यूस करने वाला बैक ट्रैकिंग है। करना सब में ही बैक ट्रैकिंग है, पर तीनों में अच्छी बात क्या है, इनमें हमने इतना अपडेशंस कर दिया कि टाइम हमारा कम लगने लग गया, ये इसका फायदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आपके पास जो एल्गोरिथम है यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड अ गेम प्लेइंग। तो गेम प्लेइंग का सिंपल सा मतलब क्या है, अब कोई भी 2 लोग गेम खेल रहे हैं, अब कोई भी 2 लोग जैसे टिकटॉक टॉय जैसे कोई गेम खिलाना है, 2 लोगों का तो होता है, ठीक है। तो 2 लोग कोई भी गेम अगर खेलते हैं तो उनके बीच में क्या क्या पॉसिबल मोमेंट्स होंगे, उनके लिए जो थ्योरी बनाई गई है दैट इज कॉल्ड बेसिकली गेम थ्योरी, ठीक है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है एडवर्सियल सर्च। अब इसे गेम थ्योरी बोल दो या इसी का दूसरा नाम होता है एडवर्सियल सर्च। तो एडवर्सियल सर्च और गेम ट्री सर्च इज ए टेक्निक फॉर एनालाइजिंग एन एडवर्सियल गेम इन ऑर्डर टू ट्राई डिटरमाइन हु कैन विन द गेम एंड व्हाट मूव्स द प्लेयर्स शुड मेक इन ऑर्डर टू विन। तो गेम थ्योरी क्या बोलेगा कि कोई भी 2 लोग अगर गेम खेल रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे ये 2 लोग कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन आपके पास में ए रहा होगा
और यहाँ पे कोई पर्सन भी रहा होगा, कोई भी गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए कोई नहीं उछालना है, वो भी गेम ही है। तो अगर ये लोग गेम खेलेंगे तो गेम थ्योरी का रूल क्या है, गेम थ्योरी क्या डिसाइड करेगा कि पहले कौन स्टार्ट करेगा, पहले कौन स्टार्ट करेगा और वो किन स्टेप्स को फॉलो करेगा कि वो जीत जाए। तो उन स्टेप्स को मेंशन करते हैं एल्गोरिथम्स के फॉर्म में, वही क्या है, वही गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी उन स्टेप्स का सीक्वेंसिंग है जिस स्टूडेंट्स, जैसे अब आप चेस खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, तो चेस अगर आप खेल रहे हो तो आपका पहला मूवमेंट बहुत मैटर करता है। आपने पहले वाली चाल क्या रखी है उसके ऊपर पूरा चेस टिका होता है। अगर आपने एक मोमेंट पहले वाला ही गलत कर दिया तो हो सकता है अगला अपोनेंट आपका 2-3 मिनट चित कर दे आपको। तो आपको हर एक पॉसिबल मोमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 चालों में जीते हो, तो आपको उन चारों चालों का सीक्वेंस पता होना चाहिए, आपका भी और अपोनेंट का भी, तभी तो जाके विन करोगे। तो गेम थ्योरी विनिंग थ्योरी होती है जो आपको जीतने की सारी पॉसिबिलिटीज और सीक्वेंस के बारे में बताती है, ठीक है। और एडवर्सियल सर्च इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टॉपिक इन एआई एंड द ओरिजिनल आइडिया फॉर एडवर्सियल सर्च वर डेवलप्ड बाय शैनन इन 1950। तो ये सबसे पहले जिन्होंने इस सर्च को बनाया था वो कौन थे, वही थे जिन्होंने एआई को बनाया था। वैसे एआई का फादर किसे कहा जाता है, तो हु इज द फादर ऑफ एआई, आइदर शैनन, शैनन इज द फादर ऑफ एआई, ठीक है। और शैनन के बाद में दूसरा किसने काम किया था, एलन ट्यूरिंग ने। ट्यूरिंग का नाम एलन ट्यूरिंग थे, वो वन ऑफ द, बहुत बड़ा नाम इनका, इनको गूगल करना। इन्होंने एआई में उस वक्त 1950s में वो काम किया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और ये मात्र आई थिंक 33-34 की एज में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप एआई की इनिशियल क्लासेस पढ़ते हो कहीं पे भी, तो ट्यूनिंग टेस्ट जरूर करवाया जाता है। ट्यूनिंग टेस्ट का मतलब यही है कि वो हर एक काम जो इंसान कर सकता है वो कंप्यूटर से करवाया जा सकता है, वो मशीन से करवाया जा सकता है। ये इनिशियल थ्योरी थी। तो स्टार्टिंग में जिन्होंने एआई पे सबसे ज्यादा काम किया था वो या तो शैनन थे या ट्यूनिंग थे, ये रहा, है ना। इन्हीं दोनों का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। एंड इंडिपेंडेंटली बाय ट्यूनिंग इन 95th और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेम ऑफ चेस, गेम ऑफ चेस, एंड देयर आइडिया स्टिल फॉर्म द बेसिस फॉर द टेक्निक्स यूज्ड बाय टुडे। तो आज भी अगर गेम थ्योरी को लेके कोई भी प्लान किया जा रहा है तो वो आइडिया वहीं से निकल के आया था जो इनिशियली शैनन ने दिया था। इसलिए पूछा भी जाए कि चेस को सॉल्व करने का पहला प्रोग्राम किसने बनाया, तो शैनन ने ही बनाया था। दुनिया का पहला चेस जो कंप्यूटर खेलते हैं और जिसने वर्ल्ड वाइड, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट था चेस के अंदर, उसको हराया था। कंप्यूटर ने उस एक्सपर्ट को हराया था। तो उस मोमेंट्स को सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था, शैनन को, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है, ठीक है। तो अब जैसे बेसिक्स है, छोटा सा एग्जांपल हम इसे क्या कहते हैं, 2 पर्सन गेम। ऑब्वियस सी बात है, अब एक इंसान खेलेगा, हाँ तो वही जीतेगा, फिर वो हारेगा कैसे। तो अगर आप गेम खेल रहे हो तो कम से कम 2 लोगों में तो खेलोगे, 2, 3, 4 लोग होंगे तब जाके गेम थ्योरी की बात होती है। तो यहाँ पे प्लेयर्स, तो प्लेयर्स वी कॉल देम मैक्स एंड मिन। तो हम अगर प्लेयर्स की बात करेंगे तो हम उन प्लेयर्स का नाम क्या दे रहे हैं, एक का नाम मैक्स दे रहे हैं, एक का नाम मिन दे रहे हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट तो इंक्लूड्स बोर्ड पोजीशन एंड हुज टर्न इट इज। जैसे अगर आप चेस की बात कर रहे हो तो भैया कौन सा कहाँ पे है और उसके बाद क्या चलेगा, वो आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है। ऑपरेटर्स दीज कॉरेस्पॉन्ड टू द लीगल मूव्स। अब आगे आप कौन, जैसे अब घोड़ा चल रहा है तो पता है ना 2.5 कदम ही चलेगा, ठीक है। ऊंट चलना तो पता है ना टेढ़ा ही चलेगा, ऐसे होते हाथी चलना तो पता है ना सीधा ही चलेगा। तो किसके क्या मूव्स वैलिड हैं, उन्हीं वैलिड मूव्स को आप चलोगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड ऑपरेटर्स। और टर्मिनल मतलब a test applied to the board position which determines whether the game is over, or in chess for example this would be a checkmate और stalemate situation। तो अगर आप टर्मिनल टेस्ट की बात कर रहे हो मतलब हम भैया हो गया हमारा, तो इसका मतलब क्या है, या तो चेकमेट का कंडीशन हो गया होगा या फिर ट्राई हो गया होगा, कोई नहीं जीता होगा। तो इसे अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, टर्मिनल टेस्ट, ठीक है। और यूटिलिटी फंक्शन, तो फंक्शन विच असाइंस इन न्यूमेरिकल वैल्यू द टर्मिनल स्टेट। Like for example, in chess, the outcome is win is +1, a loss is -1, or draw is 0. Or not that by convention, we always measure utility relative to the max. और ये max के corresponding ही करते हैं। ठीक, कोई ना कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा जो उसके मोमेंट्स की कैलकुलेशन करेगा। ठीक, तो जब भी आपको कोई भी 2 लोगों का गेम खिलाना है तो सबसे पहले प्लेयर्स का पता होना चाहिए। तो 2 लोग हैं तो मीन और मैक्स 2 प्लेयर्स हो गए। फिर उसका इनिशियल स्टेट्स क्या है वो पता होना चाहिए। ऑपरेटर्स मतलब वो आगे कौन कौन सा वैलिड मोमेंट्स मूव कर सकते हैं, उनको ऑपरेटर बोलेंगे। टर्मिनल टेस्ट मतलब कहाँ पे रुकना है, आप जीते हो हारे हो वो एक अलग बात है, रुकना कहाँ है वो आपका टर्मिनल टेस्ट हो गया। और जब आप आगे चलोगे तो उस वो एक फंक्शन होगा यूटिलिटी फंक्शन जो उनकी कैलकुलेशन करेगा।
प्लस माइनस माइनस, अब इसी कैलकुलेशन के बिहाफ पे फिर वो आगे के मूव्स को मूव करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मिन मैक्स एल्गोरिथम। अरे मिन मैक्स दो लोग है ना, एक का नाम मिन और एक का नाम मैक्स है, इसीलिए इस गेम थ्योरी में इस एल्गोरिथम का नाम ही मिन मैक्स एल्गोरिथम रखा गया। होगा क्या, तो सबसे पहले जनरेट द होल गेम ट्री, मतलब अब आप जब उस मूव को चलोगे तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हमने सबको एक्सप्लोर कर दिए बेसिकली, ये मान लो आप तो। और अप्लाई द यूटिलिटी फंक्शन टू लीफ नोड टू गेट देयर वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने यहाँ पे एक, मान लीजिए आपने एक ट्री बना दिया, एक्सप्लोर कर दिया ट्री को ऐसा कुछ करके, ये आपने कोई ट्री को बना दिया। ठीक है, अब इस ट्री में आपने फॉर एग्जांपल इस तरह से आपने ट्री बना दिया। अब आप क्या करोगे, जो लीफ नोड है, लीफ नोड कौन सी होती है, टर्मिनल नोड, जो सबसे लास्ट में होती है। तो जो सबसे लास्ट वाली नोड्स है कौन कौन सी है यहाँ पे, ये वाली, ये सब क्या है, ये हमारी टर्मिनल नोड्स है, इन्हें हम टर्मिनल नोड्स कहें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अप्लाई द यूटिलिटी फंक्शन टू लीफ नोड टू गेट देयर वैल्यूज। अब इनको क्या वैल्यू मिलेगी, तो जैसे अभी हमने बोला ना +1 -1 0 ऐसा कुछ वैल्यूज होगा, उन वैल्यूज के हिसाब से आपको इनकी वैल्यू सेट करनी है, जो यूटिलिटी फंक्शन आपको डिसाइड करेगा। ठीक है, और यूज द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ नोड्स एट लेवल n टू डिराइव द यूटिलिटी ऑफ नोड्स एट लेवल n-1। और जैसे आपको इसकी वैल्यू मिल गई, अब आप इससे जस्ट ऊपर वाले लेवल पे ये जो नोड्स बची है फिर आपको इनकी वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। ठीक, और कंटिन्यूस बैकिंग अप वैल्यूज टुवर्ड द रूट, मतलब अब यहाँ से फिर अगला यहाँ पे आओगे और फिर यहाँ से यहाँ आओगे। तो सबसे पहले कौन डिसाइड होगा, जो टर्मिनल नोड्स हैं या लीफ नोड्स हैं उन पे वैल्यूज आएंगी। कौन डिसाइड करेगा, तो वो आपका फंक्शन है यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन। फिर जैसे उसकी वैल्यू आ गई तो उससे ऊपर आना है, अब उससे ऊपर आना है मतलब वही एक जोड़ना है एक घटाना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ से हम इस वाले लेवल को डिसाइड करेंगे, यहाँ से इस वाले, कब तक चलते रहेंगे, जब तक रूट की वैल्यूज आप असाइन नहीं कर दोगे, ये मानते हुए कि पहला प्लेयर कहाँ से चलेगा। ठीक है, अब इवेंचुअली द बैक्ड अप वैल्यूज रीच द टॉप ऑफ द ट्री। अब यहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, टॉप पे पहुंच गए। तो एट विच पॉइंट मैक्स चूजेस अ मूव दैट यील्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड द मिन मैक्स डिसीजन बिकॉज इट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी फॉर मैक्स ऑन द assumption that min will play perfectly to minimize it। तो अब यहाँ उसको आगे चलना है, कैसे चलेगा, वो देखेगा कि मैक्सिमम वैल्यू से कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वैल्यूज तो आपने सारी ले ली। मान लीजिए इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो इन तीनों को जोड़ के पता चला यहाँ तक आने में 3 हो रहे। यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया, ये 0 आ गया, ये मान लीजिए 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, मान लीजिए 3 आ गया, तो यहाँ पे आने पे 2 और मान लीजिए 5 हो रहे हैं। तो ऐसे कर करके हर एक पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि कोई एक एग्जाम्पल यहाँ बनाना बहुत टिपिकल हो सकता है, बहुत सारी स्टेजेस बनेंगी, हमें बस छोटी के लिए समझना है कि मिन मैक्स सही काम कैसे करता है। तो कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले लास्ट वाली नोड, फिर उससे ऊपर वाली नोड, और कब तक, जब तक रूट नोड को वैल्यू नहीं मिलती। अब हमने सबको वैल्यू दे दी, अब कौन प्लेयर जीतेगा उसको पहले से पता है कहाँ ज़्यादा फायदा है कहाँ नुकसान है, उसके हिसाब से वो पाथ को सेलेक्ट करेगा, और जिस पाथ पे उसके विनिंग के चांसेस होंगे उसी मूवमेंट को वो चलेगा, वो जीत जाएगा। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं मिन मैक्स एल्गोरिथम। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप गेम प्लेइंग की बात करते हो तो द मैन प्रॉब्लम रिलेटेड द गेम प्लेइंग, पहले ह्यूग स्टेट स्पेस। ठीक है, मैनी गेम्स हैव इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज। अब जैसे चेस की मैं बात करता हूँ, तो चेस में टोटल पॉसिबल मूवमेंट्स कितने होते हैं, बिलियंस में होते हैं, और इतने सारे बिलियंस ऑफ मूवमेंट्स को हम कैसे गैस करें। गैस करने से मैंने बोल दिया कि मान लीजिए 1000 करोड़ मूवमेंट्स पॉसिबल है। अब 1000 करोड़ में से अब हर एक पॉसिबिलिटीज के पीछे कौन कौन सा है, अब हम हर एक को तो नहीं ट्रैक कर सकते ना नॉर्मल तरीके से, तो इसके लिए आपको एक बेटर एल्गोरिथम बनाना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उस एल्गोरिथम पे तरीके से काम करना पड़ेगा जो उन पॉसिबिलिटीज को डील कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यूज ह्यूरिस्टिक या प्रूनिंग और मोंटी कार्लो ट्री सर्च। ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो भी पॉसिबिलिटीज है उनको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका क्या आता है, टाइम कंस्ट्रेंट। तो पहला आपका प्रॉब्लम क्या है कि पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, कैसे सॉल्व करोगे, तो उसमें आप ह्यूरिस्टिक फंक्शन, प्रूनिंग या फिर मोंटी कार्लो ट्री का प्रॉब्लम लगा सकते हो। दूसरा आपका आता है टाइम कंस्ट्रेंट। रियल टाइम डिसीजंस आर चैलेंजिंग। अब आपने गेम स्टार्ट किया, अब आप कब जीतोगे आप बता सकते हो नहीं, अब हम कोई गेम खेल भी रहे हैं तो हम ऐसे कैसे बता दें हम कब जीतेंगे। तो रियल टाइम में अब आप एग्जैक्ट टाइम का गैस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए इसने क्या बोला, इटरेटिव डीपिंग, कैशिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो अब हो सकता है कि आप कुछ इनिशियल गैसेस प्लान करके और ऑप्टिमाइजेशन को टेक्निक बना के कुछ पॉसिबिलिटीज बना दो। अब उसके लिए हो सकता है आपने पहला मोमेंट आपने बता दिया, जैसे सिंपल आपने देखा होगा
कि मान लो मैं कोइन को थ्रू कर रहा हूँ, अब आपसे पूछता हूँ हेड आएगा या टेल आएगा, तो क्या बता सकते हो? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। लेकिन इसमें भी एक थ्योरी क्या काम करती है, आपने देखा होगा, जब भी कभी भी टॉस करना होता है ना, तो टॉस करने वाला इंसान अपोनेंट्स को कभी दिखाता नहीं है अपर फेस क्या है, हेड है या टेल है। आप ये आज ही ट्राई कर लो, अगर आपने कोई लिया और उसके ऊपर वाला फेस हेड है, अब आप उसे उछालो 10 में से 8 बार हेड ही आते साला। साइकोलॉजिकली चीजें, जिसका मतलब क्या हुआ, आप अगर आपने ऊपर वाला फेस देख लिया तो अब आपके विनिंग के चांस ज्यादा हो गए। तो वैसे जैसे अब आप कार्ड्स खेल रहे हो, 4 लोग अगर कार्ड्स खेल रहे हैं, मुझे मेरे कार्ड्स तो पता है, बस किसी एक के और कार्ड पता चल रहे हैं, हाँ तो गेम तमाम, बाकी 2 को तो अपन गैस कर सकते हैं, क्योंकि 13 तो नहीं 26 कार्ड्स आपको पता चल चुके हैं। बचे हुए 26 को गैस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी विनिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टाइम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हो तो आप क्या करो, आप ऑप्टिमाइजेशन कर लो। तीसरा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। गेम लाइक पोकर इन्वॉल्व हिडन स्टेट्स। अब पोकर खेलोगे तो पोकर जैसे गेम में तो हिडन ही होता है सारा का सारा, गेम ही ऐसे है, वो तो ब्लाइंड है सारा का सारा। तो यूज प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग एंड गेम थ्योरी। यहाँ पे आप गेम थ्योरी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, बाकी ये जो अभी लिख रहा हूँ ना, ये पूरा एक सब्जेक्ट बनता है। उस सब्जेक्ट के ऊपर भी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं। हमें सिर्फ गेम थ्योरी का इंट्रो पढ़ना है एआई के अंदर, गेम थ्योरी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसमें भी वही हो गया। और तीसरा आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेम्स, ठीक है। रैंडमनेस, जैसे आप डाइस रोल्स कर रहे हो, एड्स कॉम्प्लेक्सिटी। और जिसमें रैंडम गेम्स होते हैं कि एक बार उछाला तो एक आ गया, अगली बार उछाला 2 आ गया, अगली बार फिर एक आ गया, तो आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो जहां चीजें रैंडम होती है वहां और ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो स्टोकास्टिक एल्गोरिथम लाइक एक्सपेक्टिमेक्स, तो यहाँ पे एक एल्गोरिथम्स होती है, ये सारे एल्गोरिथम गेम थ्योरी के एल्गोरिथम्स होते हैं, जो हमें पढ़ना नहीं है, बस आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी। तो एआई मस्ट लर्न ड्यूरिंग गेम प्ले। जैसे आज के टाइम पे जो आप गेम खेलते हो, जो रियल टाइम गेम होते हैं हमारे पबजी जैसे, उसमें हमारे प्लेयर्स स्मार्ट होते हैं, वो हमसे ही सीखेंगे। हम गेम खेलते खेलते हमारे प्लेयर्स सीखते हैं और फिर वो खुद भी डिसीजंस लेने लग जाते हैं। तो ये आज का टाइम है, हमारा जो रोबोट से जो सामने काम कर रहा है वो रियलिस्टिक है। आज के टाइम पे गेम जो होता है वो रियल टाइम एनवायरनमेंट में होता है। पबजी में रियल सबसे, पबजी के पॉपुलर होने का रीजन क्या है, वो रियल टाइम एनवायरनमेंट है। आप गेम खेल भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, प्लान्स बना रहे हो, कुछ भी। तो गेम खेला कम जाता है, बातें ज्यादा होती है, इसलिए पबजी ज्यादा पॉपुलर हुआ। नहीं तो काउंटर स्ट्राइक जैसे बहुत सारे गेम्स थे, अगर आपको लड़ाइयाँ लड़ रही हैं तो वो रियल टाइम होने की वजह से ज्यादा पॉपुलर हुए थे, ठीक है। तो ये लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी आएगी। फिर आपका रीजनिंग कंस्ट्रेंट है लिमिटेड मेमोरी एंड कंप्यूटेशन। तो जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो क्या है, वो सीखने वाली है। तो यहाँ पे मेमोरी, जैसे हमारा दिमाग है, तो हमारे माइंड में आपको क्या लगता है कितना डेटा स्टोर हो सकता है? इतना डेटा स्टोर हो चुका है कि धरती पे इतनी बड़ी आज तक कोई यूनिटी नहीं बनी, अवेलेबल ही नहीं है। गूगल का पूरा डेटा हमारा दिमाग स्टोर कर सकता है, और गूगल का डेटा कुछ छोटा मोटा नहीं है, तो सबसे बड़ा यूनिट है, योटाबाइट से भी बड़ी यूनिट्स आ चुकी है आज के टाइम पे। तो हमारा माइंड का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बट कंप्यूटर का तो नहीं है ना। तो जिस गेम थ्योरी को आप मशीन की तरह से सॉल्व करवा रहे हो, मशीन का थोड़ी इतना औकात है कि हमारी तरह सोच पाए, बट उनके लिए पॉसिबिलिटीज में हमें उनके एल्गोरिथम्स बनाने होते हैं। तो जितने ज्यादा बेटर आप एल्गोरिथम बनाओगे, जितनी ज्यादा उसमें क्या करोगे, टेक्निक्स लगाओगे, उतना आपका बेटर सोल्यूशन आएगा। तो दिस इज बेसिकली द गेम थ्योरी, ठीक है।